औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और यानी कि डिफरेंशिएशन विद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के पास पेपर्स। तो अब इसमें जो सवाल हमसे पूछा जाता है उसको देखते हैं किस तरह का वो क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हमसे उसने पूछा है, उसने कहा है कि अ कर्व हैज़ दिस इक्वेशन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द कर्व इज दिस, शो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑफ दिस, मतलब ए कोऑर्डिनेट जो है वो इस और इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आपको शो करके दिखाना है। अच्छा, अब ये तो अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इसके अंदर, ये तो आसान सा सवाल है। इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उसने ए कोऑर्डिनेट को शो करने के लिए बोला, उसने एक्स की वैल्यू उसमें आपको बताई है। तो एक्स आपके पास है √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - √3। ठीक है, इसको तमीज से करना होगा। हाँ, अब सही। तो आपको इसके करना क्या होगा, इसके अंदर आपको जो है वो एग्जैक्टली रैशनलाइज करना होगा। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास √3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + √3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास a - b a + b होगा, तो a - b a + b का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास हो जाएगा 2 पे स्क्वायर और माइनस √3 के ऊपर स्क्वायर। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3, फिर ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का √3। अच्छा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आप करेंगे जब तो ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और 2 5, और 2√3 + √3 ये हो जाएगा आपके पास 3√4 - 3 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की नीड नहीं। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट तो फिगर आउट हो गया। अब मुझे फिगर आउट करना है एग्जैक्टली अपना वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट फिगर आउट करने के लिए मैं इसको उठाकर यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा, यानी कि 5 + 3√3 के ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस 5 + 3√3 -1। अब ये लिखा हुआ है आपके पास 2 माइनस का √3। अब इसको खोल लूँगा मैं फॉर्मूले से, वो हो जाएगा 25 + 2 3 6 5 30 √3, और प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 × 3 = 27, और ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 3√3 -1। ब्रैकेट खोल दिया मैंने एक तरफ, आगे की तरफ 2 मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो जनाब ये हो जाएगा मेरे पास 50, फिर 2 इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 √3, 227 54 होता है। ये हो जाएगा माइनस का 25 √3, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस √3 तो 3 बचाएगा, 3 × 30 करूँगा तो मैं हो जाएगा मेरे पास 90, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 27 √3 प्लस का 5 और प्लस का 3 √3 -1। हाँ बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? कोई चीज़ पूछनी है तो अभी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आगे बढ़ जाऊँगा फिर आप पीछे रह जाएंगे। डन? हसन, अच्छा अब क्या हुआ? 50 और 54 104 हो जाएगा। 104 यानी कि 100 में से 90 जाएगा तो 10 बचेगा, और 14 14 -1 हो जाएगा आपके पास 13, और 13 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कि वाई ये आ गया 18। ठीक है, अब ये सेम है और ये भी सेम है। 60 में से 25 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 10 में 5 या 5, और ये बचेगा 5 5 3 35 35 35 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 27, 15 15 में से गया 7, तो 15 में से गया 7 तो बचा 5 और 3 8, और यहाँ पे हो गया आपके पास 2 8, और 8 आपके पास आएगा पॉजिटिव, तो 8 + 3 हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 11 √3। ठीक है जनाब, क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट है ए का x, y वो हो रहा है 5 + 3√3, और ये हो जाएगा 18 + 11 √3। सही है, उस फॉर्म में मैंने उसको लिख कर दिखा दिया जिस फॉर्म में वो मुझसे मांग रहा था। अब आया कैलकुलस, कह रहा है कि भाई फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व गिवन दैट
गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 3। आपको अपना आंसर देना है a प्लस बी अंडर रूट 3 की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टेशनरी पॉइंट तक पहुंचेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे भाई आप इसको, इस फंक्शन को। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन इज एक्जैक्टली इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 एक्स प्लस 1। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपको डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना होगा, तो ये 2 माइनस 2 3 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस का 3 एक्स, और मैं इस चीज़ को वहाँ लेकर चले जाता हूँ, वो हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस का अंडर रूट 3। उसने मुझे एक बात और कही थी, उसने कहा था भाई तुम्हें आंसर देना है इस फॉर्म के अंदर वेयर ए एंड बी आर द रैशनल नंबर्स। ये एक रैशनल नंबर्स होंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसको हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2 प्लस का अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का अंडर रूट 3 कर दूंगा मैं, तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 और माइनस का अंडर रूट 3, माइनस मैंने अंदर भेज दिया, नीचे मेरे पास सिर्फ 2 आ रहा है, मैं उसका एलसीएम ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 अंडर रूट 3। यहाँ तक क्लियर है? चलिए सन, सो गया प्रिय। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कैसे होगा? पावर पहले पावर से नहीं, पावर पहले पावर से एक माइनस और बॉक्स का डेरिवेटिव 2। सही है भाई। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने इसके ऊपर? मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया है जनाब ये वाला, बॉक्स की पावर n वाला। तो उसमें क्या होगा? पावर पहले, पावर से एक माइनस एंड देन बॉक्स का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, 5, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 5/2 माइनस 1। 5/2 माइनस 1 का मतलब होगा 2 गया 2, 5 2 गया 2, बचा 3, 3/2। तो ये आ गया मेरे पास फंक्शन जो कि सिंपली डिफरेंशिएट हो चुका है। अच्छा, ये पार्ट अभी हम नहीं करेंगे, दैट इज एग्जैक्टली फॉर द इंटीग्रेशन ना। ये इंटीग्रेशन का पार्ट उसने कनेक्ट करके दे दिया, तो मैं वही कर, मैं नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, हम वापस आएंगे इसी पे, जब हम इंटीग्रेशन सीख लेंगे तो हम वापस इसी इसी वाले के ऊपर आगे और फिर इंटीग्रेशन वाला पार्ट। ये सवाल जो है, ये भी इंटीग्रेशन का एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए कह रहा है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, हाँ। अब ये सवाल है कंबाइन। ठीक है, इसमें पहली चीज जो दी हुई है वो दी हुई है एग्जैक्टली सर्कुलर मेजर की पहले पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में उसने मैक्सिमम मिनिमम मांग लिया जो कि एग्जैक्टली उसी के लिए है। सही, तो डिफरेंशिएशन के लिए चले अब देखते हैं। The diagram shows the figure of ABCDEFG where ABFG and BCDE are the rectangles of the length of x and x upon 3। तो ये दोनों सेम रेक्टेंगल है, एक लेंथ x है और दूसरी जो है वो x अपॉन 3 है। द सेक्टर BFE, यानी कि BFE का जो सेक्टर है सर्किल का, वो रेडियस उसका जो दिया हुआ है वो x है, एंगल उसका थीटा है। इट इज गिवन दैट द एरिया BFE इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया उसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सो दैट द पैरामीटर P ऑफ द फिगर ABCDEF इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, पैरामीटर निकालना है मुझे, तो बेटा पैरामीटर निकालने के लिए मेरे पास ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ तो होगी होगी, उसके साथ मुझे आर्क लेंथ भी चाहिए होगी, तो मैं वो आर्क लेंथ भी निकालूंगा और प्लस कर दूंगा। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए मेरे पास एंगल जो है वो एग्जैक्टली है किसका? थीटा का। और उसमें उसने बताया है कि एरिया ऑफ BFE का जो रीजन है उसका एरिया उसने दिया हुआ है 2। तो अगर 2 मिनट के लिए मैं सर्कुलर मेजर के स्पेक से काम करूँ, तो एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर एरिया पहले से मुझे मौजूद है यानी कि मिला हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई एरिया जो है वो बराबर है 2 के 1/2
और आर जो था वो इसका एक्स था, उस पर स्क्वायर और थीटा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तो एग्जैक्टली आपके पास एक्स होगा, यानी कि ये आपका रेडियस है, राइट। तो जब आप थीटा कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू आएगी 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये कैलकुलेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मजीद, थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। जब आप आर्क लेंथ निकालेंगे तो आर्क लेंथ जो होती है, यानी कि आप अगर पैरामीटर को लिखेंगे तरीके से तमीज़ के साथ, तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे। आप लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई ई प्लस एफ ई को आप लिखेंगे इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ, इन सब पे ये लाइन लगाएंगे और इस पे आर्क लगाएंगे, इसका मतलब ये आर्क लेंथ है। उसके साथ फिर आप करेंगे जी एफ की लाइन, और फिर आप करेंगे ए जी की लाइन। पहुंच गए आप, यानी कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया, यूं 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 सारी लेंथ्स का नाम लिखते हुए यहाँ पे पहुंच गए। अब इन सब की वैल्यूज तो डल जाएंगी, अब सिर्फ प्रॉब्लमेटिक है वो एफ ही है। देखो बेटा, ए बी जो था वो तुम्हारे पास था एक्स, बी सी जो था वो भी एक्स था, सी डी जो था, उप्स मिस्टेक, ए बी जो था वो था एक्स अपॉन थ्री, बी सी जो था वो था एक्स अपॉन थ्री, सी डी जो था वो एक्स था, ई ई जो था वो भी एक्स अपॉन थ्री था, प्लस एफ ई के लिए तुम करते हो एस इज इक्वल टू, एस कहते हैं आर्क लेंथ को, एस इज इक्वल टू आर थीटा करते हो। ठीक है, तो तुम जब आर थीटा कर रहे हो तो आर जो है वो तुम्हारे पास एक्स है, और उसका जो थीटा दिया हुआ है वो है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस जी एफ जो है वो तुम्हारे पास होगा अगेन एक्स अपॉन थ्री, और ए जी जो है वो तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक एक्स से एक एक्स चला जाएगा ये, अब सॉल्व कर लो। तो एक्स अपॉन थ्री जो है वो तुम्हारे पास है एग्जैक्टली कितनी दफ़ा, एक दो तीन चार, तो ये हो जाएगा 4 एक्स अपॉन थ्री, और एक्स जो है वो एग्जैक्टली तुम्हारे पास है दो दफ़ा, तो वो हो जाएगा 2x, और प्लस उसके साथ लिखा हुआ 4 अपॉन एक्स। तो ये तुम्हारे पास कुल मिला के जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10x अपॉन थ्री प्लस 4 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू द पैरामीटर, एंड व्हाट वी आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम एज दे हैव प्रोवाइडेड। अच्छा, साउंड में वो तो नहीं आ रहा, एयर तो नहीं आ रही? बहुत हल्की है। अच्छा, साउंड में अगर एयर आ रही तो एक सेकंड। देखिए अब आ रही है, क्या बात। तो अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है कि भाई ये वाला काम तो हमने कर लिया, और अब हमें ये देखना है आगे, गिवन दैट x can vary, find the minimum value of p in the form of q under root 30 where q is a rational number, q एक rational number दिया हुआ है आपके पास, तो उसकी एस्पेक्ट से आपको ये सॉल्व करके बताना है। गिवन दैट x can vary, find the minimum value of p in the form of q under root 30 where q is a rational number। चलो मिनिमम वैल्यू ऑफ p निकालते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट x can vary। अब मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा p के फंक्शन को, जो कि मेरा p था वो था एग्जैक्टली 10x अपॉन थ्री प्लस 4 अपॉन एक्स। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा पहले मैं उसको तमीज़ से लिखूंगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, 10 अपॉन 3x और प्लस का 4 x की पावर -1, ये हो जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 -4 की पावर -1 देखा था, हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये हमारे पास पूरी तरह से रिजॉल्व हो गया। अब मैं इसकी जगह 0 रख दूंगा, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को जो है मैं यहाँ लेकर आ जाऊँगा, इसको 10 अपॉन 3 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ फेंकूंगा और 4 × 3 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 और 2 × 5 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है भाई, अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा, तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा, तो उसने कहा है मेरा आंसर आना चाहिए क्या,
अच्छा पी की वैल्यू निकाली, ठीक है। एक्स जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास √6/5, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि मैं एक साइड पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए जब स्क्वायर रूट लूंगा तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस एग्जैक्टली आ रहा होगा। ठीक है जनाब, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे चाहिए क्या कि उसने बोला है कि मिनिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा देखो, बात बड़ी सीधी सी है कि अगर मैं इसका अगेन, मतलब आपको सोचना है, लिखना है बल्कि यहाँ पे, मैं अगर इस पूरी टर्म का अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, या तो आप यहाँ पे चेक कर लो, चेक भी कर सकते हो, चेक करने वाला ऑप्शन भी है आपके पास। अदरवाइज चेक नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली सोच के वही वैल्यू को पुट कर दो, वो ज़्यादा आसान है। मैं अगर इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा का पूरा, या ये नेगेटिव रहेगा, पूछ रहा हूँ मैं, पॉजिटिव हो जाएगा या ये नेगेटिव रहेगा, दिस इज माय क्वेश्चन। दिमाग में सोच के बताना कि अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूँ तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा या ये नेगेटिव रहेगा। नो आइडिया भाई, डिफरेंशिएट करके दिमाग में देख लो ना। 10/3 -4 x⁻² हो जाएगी, जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये 10/3 प्लस 8 x⁻³ ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8 x के ऊपर क्यूब। ये बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा? मोहम्मद हसन, मैं आपको डिफरेंशिएट भी करके दिखा देता हूँ। d²p/dx², it will be equal to 0 एंड -8 x के ऊपर माइनस क्यूब, और d²p/dx² विल बी इक्वल टू 8/x³ पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव में आ गया तो उसके बाद मेरा अगला काम जो है वो क्या है भाई? अगला काम मेरा ये है कि मैं डायरेक्टली इसके अंदर वो वैल्यू डालूंगा जिससे मैं मिनिमम की तरफ जा सकूँ। उसने मुझसे मिनिमम वैल्यू मांगी है, तो मिनिमम वैल्यू लाने के लिए इसे पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डाल दूंगा इसमें। तो मैं अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डाल दूंगा तो x³ ये हो जाएगा मेरे पास 6/5 के ऊपर पावर पहले से थी 1/2 और बाहर से आ गया 3, तो पावर हो गई 3/2। भाई ये वैल्यू यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये अभी सॉल्व नहीं करना, ये अगले पार्ट में करना है। सेकंड डेरिवेटिव मैंने निकाल के रख दिया है, पॉजिटिव वैल्यू से आंसर आ रहा है मेरे पास मिनिमम का, तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू ही अपने पी के फंक्शन में डालनी होगी। मेरा पी का फंक्शन था ये वाला, उससे उसने मुझसे मांगी है मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 10√6/5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4/√6/5। ठीक है, अब मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई तरीके के साथ, कायदे में रहते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो मेरे पास होगी 10/3, ऊपर छोड़ देता हूँ मैं √6 और नीचे छोड़ देता हूँ मैं √5। ठीक है, और दूसरी जो टर्म है उसके अंदर मेरे पास हो जाएगा 4√5 ऊपर और नीचे हो जाएगा √6। ठीक है भाई, अब मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगा, नीचे ले लूँगा एलसीएम। तो मैं नीचे एलसीएम लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 3√30। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 6 हो जाएगा, और प्लस 3 4 होगा 12 × 5। सही है भाई, 10 6 हो जाएगा 60, और 5 12 भी होता है 60 डिवाइडेड बाई 3√30। फिर हो जाएगा मेरे पास 120 डिवाइडेड बाई 3√30, 3 1 3, 3 4 12, ये हो गया मेरे पास 40/√30। सही है, √30 से उसे मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा और √30 से मैं उसे डिवाइड भी करूँगा, तो 40 × √30 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 चला जाएगा, तो 4/3 √30, ये मेरे पास वैल्यू हो गई पी की। उसने मुझसे कहा था कि यहाँ पे जो मेरा क्यू आएगा दैट इज अ क्यू इज अ रैशनल नंबर से मतलब समझ में आ रहा था कि एक ऐसी फ्रैक्शन होगी जो सिंप्लीफाइड हो रही होगी, मतलब जिसमें रिकरिंग आ रहा होगा या फिर वो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होगी, तो मैंने वो कैलकुलेट कर ली। अब उसने मुझे कहा कि वेरीफाई दैट पी इज अ मिनिमम। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि पी जो है वो एक मिनिमम है, यानी कि जो वैल्यू आपने निकाली है
वो एग्जैक्टली मिनिमम। उसके लिए ये वाला काम होता है लाजमी तौर पे जो आपको करना होता है। ये काम मैंने अपने छप्पर में पहले ही कर लिया था देखने के लिए कि मैं कौन सी वैल्यू डालूं तो फिर सिचुएशन एग्जिस्ट करने लगे। अच्छा वैसे कैसे आइडेंटिफाई होता? वैसे ऐसे भी आइडेंटिफाई हो सकता था कि एक्स जो है, जो एक्स है आपका, वो एक्स आपके पास एक लेंथ थी, तो लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती थी तो आप पॉजिटिव वैल्यू को ही पुट करते, ये भी रीजनिंग हो सकती है। ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने उसके हिसाब से जो उसको चाहिए था उसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे और ये मेरे पास हो गया 8/x³ और मैंने अब इसमें x की वैल्यू अपनी डाल दी जो कि मेरे पास हुई थी 6/5 के ऊपर पहले से स्क्वायर था, 1/2 था और 3 लग गया। तो ऐसा करने से अब देखो एक बात अंडरस्टूड है कि मैं इसको अगर सॉल्व भी कर दूं तो कोई तीर नहीं मार लूंगा। मुझे ये पता है कि मेरा आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी नेगेटिव साइन, मेरे पास कोई भी एक नेगेटिव साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहीं पे इसे वेरीफाई कर दिया, मतलब इसे सिंप्लीफाई करने की नीड ही नहीं है। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि यार नहीं मैं तो सिंप्लीफाई करूंगा, मैं एग्जामिनर को ज़्यादा खुश करना चाहता हूँ भाई, तो आप 8 ऊपर लिखें और नीचे जो है ना आप उसको ब्रैकेट में रूट डालें, सेक्शन डालें, 6 लिखें, नीचे 5 लिखें, ब्रैकेट को क्लोज करें अच्छे बच्चों की तरह और इस ब्रैकेट पे लगा दें आप क्यूब और देख लें आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा डायरेक्टली, मैं बता देता हूँ, 10√30/9 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है। इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि भाई ये जो है आपके पास कौन सी वैल्यू को एग्जिस्ट करवा रहा है, भाई ये मिनिमम को एग्जिस्ट करवा रहा है। इट हैज़ प्रूव दैट पी इज अ मिनिमम। ठीक, समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोनो मसला कोई परेशानी तो है भाई को बता, अगर नहीं है तो फिर भाई आगे बढ़ जाए। हसन क्या परेशानी है? नहीं नहीं, मोहम्मद हसन जो, मोहम्मद हसन सही है। अब आ जाए अगले सवाल पे। वो कह रहा था टेंजेंट एट अ पॉइंट वेयर एक्स इक्वल टू 1 ऑन द कर्व, y की वैल्यूज ये दी हुई है आपको, intersect the y-axis at a point P. The tangent also intersect the line x equal to 2 at a point Q. A line through P parallel to the x-axis meets. बहुत लंबी कहानी दी उसने, लेकिन पढ़ लेते हैं आराम से करते हैं। उसने कहा टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये टेंजेंट एट अ पॉइंट वेयर x equal to 1 on the curve of this equation। पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन बना लेते हैं ताकि हमारे मसले हल हो जाए, क्योंकि वो टेंजेंट जो है वो कहीं ना कहीं जाके इधर उधर घूम फिरते हुए बात के अंदर कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन बना के उसको साइड लाइन कर देते हैं। देखो भाई y इज इक्वल्स टू 6x ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं इसमें यू डॉट भी लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। उसका तरीका होगा बाद वाला पहले, पहले वाले का डेरिवेटिव, 6x का डेरिवेटिव जब आपके पास 6 हो जाएगा, प्लस पहले वाला पहले और बाद वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बॉक्स का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब m निकालने के लिए मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है, ताकि मुझे m मिल सके। ऐसा देखो मुझे डिफरेंशिएशन को बिल्कुल हद तक सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वहां से m निकाल सकूँ। मुझे रेट वेट तो करना नहीं है, तो रेट करना होता तो मैं तब भी यही करता, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि फिर लंबी क्यों करूँ, सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड डिफरेंशिएशन तो नहीं मांगी ना उसने। तो मैंने क्या किया, x की जगह लिखा 1 पे स्क्वायर प्लस 1 हो गया 6 प्लस 6 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 और 2 इंटू 1 6 ln 2 प्लस 12/2 2 6 12, ये हो गया 6 प्लस 6 ln 2, ये हो गया मेरा m। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। देखो बच्चे, टेंजेंट की इक्वेशन पता करने के लिए उसमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो एक्स तो तुम्हारे पास था 1, लेकिन वाई नहीं था, तो वाई पहले मैं निकाल रहा हूँ। 1 ln ऑफ 1 पे स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 ln ऑफ 2, ये आ गया मेरा वाई। कोऑर्डिनेट मेरा बन गया 1,6 ln 2। वाई माइनस 6 ln 2 इक्वल टू 6 प्लस 6 ln 2 एक्स माइनस 1। तो y माइनस 6
ln2 6x हो जाएगा, -6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6 ln2x और ये हो जाएगा माइनस का 6 ln2। ठीक है भाई। हाँ, तो अब आप इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मजीद ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल कर देंगे, फिर y इज इक्वल्स टू, और आप x दो चीज़ों में से कॉमन लेंगे तो वो 6 प्लस 6 ln2 हो जाएगा, उसके साथ x कॉमन आ जाएगा और साथ में लिखा हुआ है माइनस का 6। ये आ गई मेरे पास उसकी इक्वेशन। टेंजेंट की। अच्छा, अब उसने बोला जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, ये y एक्सिस को कट कर रही है p पे, इसका मतलब y इंटरसेप्ट मांग रहा है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं x की जगह 0 डालूंगा, तो वो एक बात तो अंडरस्टूड है कि जो p की वैल्यू है वो c है मेरा, तो वो जो कोऑर्डिनेट है p का वो हो जाएगा 0,6, क्योंकि वो 6 ही था, -6 सॉरी। अच्छा, अब वो कह रहे थे टेंजेंट आल्सो इंटरसेक्ट द लाइन x इक्वल टू 2 एट अ पॉइंट q। अब ये टेंजेंट की जो लाइन है वो 2 पे भी कट कर रही है, तो q का पॉइंट जो है कि q के पॉइंट के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक x की वैल्यू होगी जो कि 2 है और फिर उसके साथ y होगा, तो y है नहीं। तो एक काम करते हैं, पॉइंट इक्वेशन में डाल देते हैं, उससे हमें y भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 ln2, x की जगह मैंने लिख दिया 2 और माइनस का 6। अब जब ये अंदर जाएगा तो 2 6 से हो जाएगा 12, 12 ln2 माइनस 6 और ये हो जाएगा 6 प्लस 12 ln2। तो मेरे पास कुल मिला के जो q का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 2,6 प्लस 12 ln2। q भी आ गया, p भी आ गया। अब आगे कह रहे हैं अ लाइन थ्रू p पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो p से पास होती हुई एक लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मीट द लाइन x इक्वल टू 2 एट अ पॉइंट r। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ p q एंड r। p के पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, और वो लाइन x इक्वल टू 2 की लाइन पर टकरा रही है और आपको एरिया निकालना है। हाय हाय हाय, अजाब में मुब्तला कर दिया। मैं आपको सिर्फ ग्राफिकल समझा रहा हूँ, दो चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ, आर और पी के बारे में। देखो बच्चे, ग्राफ के ऊपर पूछने वाली बात है कि पी का पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा जो कि 0,-6 होगा, ठीक है, और x इक्वल टू 2 की जो लाइन है वो यहाँ पर होगी इस तरह, जो कि x इक्वल टू 2 कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई। अब P के पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो वो ऐसी लाइन होगी। जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में टकरा रही हैं वहां पे एक पॉइंट डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है R। अब ये R के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, x पे वो 2 होगा और y पे वो -6 होगा, क्योंकि जो R है यहाँ पे देखा जाएगा तो 2 लिखा हुआ होगा और इसके सामने यहाँ देखा जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब मैंने आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे दिए, यानी कि 2, -6 भी यहाँ पर आ गया। अब आपको चाहिए एरिया। एरिया आप निकालेंगे अच्छे बच्चों की तरह, जैसे हमने सीखा है। पहले 0 और -6 आ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा वाला जो है वो 2 और 6 प्लस 12 ln2 आ जाएगा। फिर अच्छा, उसने एग्जैक्ट एरिया मांगा है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब ln2 हटा नहीं सकता वहाँ से। फिर मेरे पास आखिरी कोऑर्डिनेट आएगा जो कि 2 और -6 है, और फिर पहला कोऑर्डिनेट दोबारा से रिपीट हो जाएगा। हम करते हैं एरिया के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठक 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 ऐसे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो वो 0 हो जाएगा। फिर 2 6 हो जाएगा मेरे पास -12 और 2 6 हो जाएगा -12, ये सारी टर्म्स आ गई। इसमें से माइनस कर देंगे दूसरी साइड, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -12, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 12 24 ln2 और 6 0 हो जाएगा 0। ठीक है, 1/2 और ये हो जाएगा मेरे पास -24
ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 24 ln 2 हो जाएगा, 1/2, 12 से 12 चला जाएगा। अब ये बचा हुआ -24 और -24 ln(2). तो अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, इसके ऊपर आप काम करके एरिया को फिगर आउट करते हो, तो आपका एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं उसमें ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले नेगेटिव साइन को रिमूव करता हूँ और मैं 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 1/2 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 12 ln 2। दैट विल बी माई एरिया ऑफ पी क्यू एन आर। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या बात, सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कर्व हैज एन इक्वेशन, और उसने कहा है कि इस इक्वेशन तक पहुंचना है आपको। उसने बोला यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स, यानी कि जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वो ये आ जाएगी टर्म। तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें यू डॉट वी लगाना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो अगर मैं यू डॉट वी की स्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो बाद वाला जो है वो पहले आ जाएगा, और पहले वाले का होगा डेरिवेटिव, तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर करूँगा मैं प्लस, पहले वाला एज इट इज पहले आ जाएगा, और बाद वाले के डेरिवेटिव के लिए ये करना पड़ेगा मुझे कि पावर पहले, पावर से एक माइनस, और बॉक्स का डेरिवेटिव जो कि होगा 4। समझ में आई वाली बात? रूट की पावर 1/2 होती है, तो मैं पावर को पहले लेकर आ गया, पावर से मैंने एक माइनस किया और फिर बॉक्स का डेरिवेटिव ले लिया। यही वाला रूल जो हम फॉलो करते थे ना, बॉक्स की पावर एन, पावर पहले, पावर से एक माइनस और फिर बॉक्स का डेरिवेटिव। तो पावर थी इसकी 1/2, 1/2 पहले आ गया, बॉक्स की पावर -1 हो गई, बॉक्स का डेरिवेटिव। मोहम्मद हसन, तुम्हें समझ में आया? अच्छा, अब क्या करोगे? अब ये करोगे कि ये हो जाएगा 2√4x+3 और प्लस 2x-1, ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 4, और ऊपर एक 2 रह जाएगा, और ये हाफ में से बन जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये हो जाएगा √4x+3, इसके नीचे बने। अब मैं जब इसका एलसीएम लूँगा तो ये हो रहा होगा √4x+3, और ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4x+3 एलसीएम लेने के लिए, और ये हो जाएगा 2 × 2x-1, ये हो जाएगा 8x+6 4x-2। और ये मेरे पास होगा dy/dx इज इक्वल टू 8 और 4 हो जाएगा 12x, और 6 में से 2 जाएगा, ओ बचेगा 4, डिवाइडेड बाय √4x+3, और ऊपर से मैं 4 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 3x+1, डिवाइडेड बाय √4x+3, और जो कांस्टेंट मेरे थे अगर देखा जाए तो a बराबर है 3 के और b बराबर है 1 के। सही है जनाब, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? अब वो कह रहे हैं राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व। अरे भाई बहुत आसान है, देखो ये dy/dx उसने दिया हुआ है तुमको, सही है। जब तुम इसको 0 के बराबर करोगे ना बेटा, तो ये तो बहुत ही कोई चुटकी में हो जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन उसने दिया है, डेफिनेटली चुटकी बजाते ही हो रहा है। √4x+3, देखो बच्चे ये जो डिवाइड हो रही है टर्म, इसको तुम वहां भेजोगे 0 से मल्टीप्लाई होने के लिए तो 0 हो जाएगा, और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहां जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3x+1 इज इक्वल टू 0 बचा, और x की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है भाई। और उसके बाद डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या कह दिया। नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, अच्छा स्टेशनरी पॉइंट तो आप निकाल चुके हैं, नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है उसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और उस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम पहला स्टेप लेते ही इस वैल्यू को डाल देंगे, ताकि हमारी जान ही छूट जाए, हमारा मसला ही हल खत्म हो जाए। तो अब फंक्शन जो था वो था dy/dx, और 4 को मैं अंदर भेज रहा हूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास 12x+4 डिवाइडेड बाय √4x+3।
तो ये हो जाएगा मेरे पास u अपॉन v। तो नीचे वाला पहले आता है, ठीक है। फिर पहले वाले का होता है आपके पास डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो वो 12 हो जाएगा। फिर माइनस ऊपर वाला पहले आता है और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 3, इसका बॉक्स का डेरिवेटिव। सही है, मैंने वैसे ही किया। अभी आप निकाल चुके थे ना इसका डेरिवेटिव, इस वाली टर्म का, इसका आपने निकाला हुआ था डेरिवेटिव, तो वो डायरेक्टली डेरिवेटिव लूंगा दोबारा तो वही आ जाएगा। और फिर ये होगा कि नीचे वाली टर्म पे जो है वो आ जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली क्या, स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 4x प्लस 3। सही है। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे इसको, बच्चे चाहें तो सिंप्लीफाई करके भी वैल्यू डाल सकते हैं, वरना चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू डाल के जान छुड़ा सकते हैं। 2 वन 2, 2 2 हो जाएगा 4, ये टर्म उस तरफ आएगी, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा, तो वो 4x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और के साथ यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 12x प्लस 4, और नीचे जो है तो एग्जैक्टली अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3, और ये टर्म जो नीचे इस तरफ लिखी हुई है ये वाली, ये डिवाइड है ना, तो ये ऊपर आएगी तो ये मल्टीप्लाई होगी, तो 1/4x प्लस 3 हो जाएगा। सही है भाई। अब कोई चीज़ अगर आप इसमें से उड़ा के उसको भेज सकते हैं कहीं बाहर इधर उधर, तो करके चेक कर लें। ये हो जाएगा 48x प्लस 12 3 36, और माइनस का 12x, और ये हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 की पावर हो जाएगी हाफ प्लस 1 1/3, ठीक है। अब ये 48 माइनस 12 कितना होगा भाई, 1/3 नहीं बल्कि सॉरी 1 प्लस हाफ, तो 3/2 हो जाएगी। तो ये जो 48 माइनस 12 है, तो 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 6, 8 में से 1 जाएगा तो 3, 36x, और प्लस का 32 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 की पावर हो जाएगी 3/2। अब मैं इसमें डालता हूँ अपनी वैल्यू, और उस वैल्यू को डाल के मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या होने है। 36 ब्रैकेट माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज पावर फ्रैक्शन बाय। जनाब आला ये मेरे पास जो है वो आ रहा है 9.295 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट है दैट इज एग्जैक्टली मिनिमम पॉइंट, ठीक है। समझ आ गई कहानी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये बस आज का आखिरी सवाल हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, पहले तो वो कह रहा है कि भाई अब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं भाई। ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे वाला पहले, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल बॉक्स जो होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ये हम बता चुके हैं ना, आई गेस बता चुके हैं। नहीं बताया हमने, तो यहीं पे नोट डाउन कर लें इसको फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल का जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास एज इट इज आएगा ऐसे ही, और मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स वापस आएगा और फिर उसके बॉक्स का डेरिवेटिव लेना, जो भी उसकी पावर में लिखा हुआ था। और एक और मैंने अभी शायद मेरे ख्याल से जिक्र किया था एलन बॉक्स का, एलन का भी आपने अभी डेरिवेटिव लिया था थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन, तो वो होता है 1/बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर है मोहम्मद हसन? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो
मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, पहले यू डॉट वी लगा रहा था तो मैंने नीचे वाला पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया, फिर मैंने लिखा प्लस, अब ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वो होगा 2x+1 और नीचे वाले पे जो होता है वो एग्जैक्टली आ जाता है स्क्वायर, तो x² + 1 के ऊपर आ गया स्क्वायर। तो 2 एक्सपोनेंशियल 2x-3 जो हो गया x² + 1 और प्लस एक्सपोनेंशियल 2x-3 इंटू 2x+1 और नीचे जो है वो एग्जैक्टली लिखा हुआ है मेरे पास x² + 1 पे होल स्क्वायर। तो मज़ीद मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इतना मुश्किल है ये, तो मैं इसको सिर्फ जस्ट आसान बना रहा हूँ थोड़ा सा। कैसे कि एक्सपोनेंशियल 2x-3 को मैं ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ और 2 अंदर चले जाएगा तो वो हो जाएगा 2x² + 2 और फिर प्लस का 2x + 2 और नीचे जो है वो टर्म लिखी हुई वो ऐसी ही रहेगी, x² + 1 के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x-3 और ये हो जाएगा मेरे पास 2x² प्लस का 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, hence given that y is increasing at a rate of 2 unit per second, find the exact change of x when x equal to 2। अच्छा, जब x 2 के बराबर है तो एग्जैक्ट चेंज को आपको पता करना है कि एग्जैक्टली चेंज क्या होगा। y का चेंज उसने आपको दिया हुआ है, तो ये रेट का क्वेश्चन है, तो रेट के क्वेश्चन के अंदर आपके पास एग्जैक्टली ये वाला काम होता है कि dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ठीक है, तो dy/dx के अंदर मुझे वैल्यू डालनी होती है x इक्वल टू 2, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल देता हूँ। dy/dx के अंदर मुझे लिखना होगा x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा 4 - 3 यानी कि e की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर मैं 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, नीचे होगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, तो ये कुल मिला के मेरे पास 4 4 8 8 और 8 16 16/25 ई आ रहा है। ये मेरी dy/dx की वैल्यू। dy/dt उसने आपको सवाल में पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, उसने कहा था y का रेट है 2 यूनिट पर सेकंड, तो 2 आपको पहले से ही दिया हुआ उसने dy/dt। अब आपको dx/dt कैलकुलेट करना है, तो dy/dx की जगह आपने लिखा 16/25 एक्सपोनेंशियल इज इक्वल्स टू dy/dt हो गया 2 और डिवाइडेड बाय dx/dt, तो डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू 2 डिवाइड हो जाएगा इधर आके 16/25 ई। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे dx/dt को तो वो होगा 2 × 25/16 ई और वो हो जाएगा टोटल 50/16 ई। इसका मतलब है 225 और 2 8, पहले काट देते इसको, 25 ई 25/80। सही जनाब, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और यहाँ तक हमने अच्छे खासे पास पेपर किए हैं और हम मजीद करेंगे, हम इसका एक और सेशन भी लेंगे जिसमें हम पास पेपर्स करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस, हाँ हाँ इसका एक और सेशन भी होगा हसन, अभी भी पास पेपर करने, क्योंकि अभी भी मुश्किल चीज़ें अभी बाकी हैं। सही है बेटा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।